हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जब किसी महिला की ससुराल में 7 साल के अंदर अननेचुरल मौत हो जाती है तो पति और उस ससुराल के अन्य लोगों के विरुद्ध 498A और 304B में एफआईआर दर्ज हो जाती है। यानी कि पत्नी के साथ क्रूरता किए जाने और क्रूरता को लेकर उसकी मौत किए जाने यानी कि दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज हो जाती है। दोस्तों, आज का जो जजमेंट मैं लेके आया हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का, इस मामले में 498A के साथ 304B की धारा नहीं लगाई गई, दहेज हत्या की धारा नहीं लगाई गई, बल्कि 304B के स्थान पर 302 यानी कि मर्डर की धारा लगाई गई है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। यदि आपका या आपके किसी परिचित का इस तरह का कोई मुकदमा कोर्ट में चल रहा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आपके बहुत काम आएगा। इसीलिए जुड़े रहिए अंत तक। देखते हैं पूरा मामला क्या था और केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरह की बात कही गई। दोस्तों, इस मामले में जो केस के फैक्ट थे, यह महाराष्ट्र का मामला था। यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि महिला के साथ तमाम छोटी छोटी बातों को लेकर उसको टॉर्चर किया जाता था। पति के द्वारा अक्सर कहा जाता था कि तुम्हारे रहते मैं दूसरी शादी करूंगा, बेटा पैदा नहीं होने का ताना दिया जाता था और टॉर्चर करने के साथ साथ एक दिन पति और उसकी बहन यानी कि ननद के द्वारा मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जाती है। इस तरह के आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है और उस महिला की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इलाज के दौरान जो मृतक महिला थी उसका 2 बयान दर्ज किया जाता है मरने से पहले। बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है ये मृत्युकालिक कथन का। इंडियन एविडेंस की धारा 32 के तहत मृत्युकालिक कथन नोट किया जाता है। पहला मृत्युकालिक कथन इलाज के दौरान डॉक्टर के द्वारा नोट किया जाता है और दूसरा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा नोट किया जाता है। और इन बयानों के नोट होने के बाद भी ट्रायल कोर्ट इन मृत्युकालिक कथनों पर विश्वास नहीं करता और संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तों को बरी कर देता है, यानी कि दोष मुक्त का आदेश पारित कर देता है। इस आदेश के खिलाफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा माननीय मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष गवर्नमेंट अपील दाखिल की जाती है। गवर्नमेंट अपील की सुनवाई करते समय माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि मृत्युकालिक कथन के समय सूल बेसिस पर यानी कि अकेले मृत्युकालिक कथन के बेस पर सजा दी जा सकती है और इस मामले में मृत्युकालिक कथन में ऐसी कोई स्थिति नहीं या ऐसी कोई बात नहीं जिस पे इस पे विश्वास न किया जाए। यह टिप्पणी करते हुए माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है, यानी कि जिन मुलजिमों को ट्रायल कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया था उन मुलजिमों को सजा कर दी जाती है। अब इस मुंबई हाई कोर्ट की सजा के आदेश के खिलाफ ससुराल पक्ष के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल की जाती है। 2 क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है जो इस प्रकार हैं। क्रिमिनल अपील नंबर 694/695 2011। दोस्तों, 2011 का केस था यह, लेकिन 2019 में फाइनली इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की गई और 2019 में इस केस का जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट दोनों मृत्युकालिक कथन को गंभीरता पूर्वक देखता है और पूरे फाइल में सारे साक्ष्य का विश्लेषण करता है और ये फैक्ट सामने पाता है कि दोनों मृत्युकालिक कथनों में घटना के समय के बारे में विरोधाभास था। पहले मृत्युकालिक कथन में 12:30 बजे मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की बात कही जाती है और दूसरे मृत्युकालिक कथन में 1:30 बजे की घटना बताई जाती है। इसी के साथ साथ डॉक्टर के बयान में यह भी कहा जाता है कि मृत्युकालिक कथन से पहले उसे पेन किलर का इंजेक्शन दिया गया था। यह तो केस के फैक्ट थे और प्रोसिक्यूशन का कथन था। डिफेंस का जो कहना था कि महिला गांव में नहीं रहना चाहती थी। पति के द्वारा कहा जाता है कि मैं चाहता था ये गांव में रहे और माता पिता की देख रेख करे, लेकिन मेरी पत्नी जो कि गांव का घर था वो छोटा था, वो सुविधाएं नहीं थी, इसलिए ये गांव में नहीं जाना चाहती थी और बहुत भावनात्मक थी। इसी बात को लेकर वह तनाव में रहती थी, डिप्रेशन में थी। इसी डिप्रेशन में उसने सुसाइड कर लिया। यह डिफेंस किया जाता है ससुराल पक्ष के द्वारा
और यह भी कहा जाता है कि चूंकि डॉक्टर ने कहा गया है कि मृत्युकालीन कथन से पहले पेन किलर का इंजेक्शन दिया गया था, ऐसी स्थिति में उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और बयान नोट करते समय सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी और 98% जल चुकी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात पे गौर करता है कि महिला 98% जल चुकी थी और बयान से पहले उसको पेन किलर का इंजेक्शन दिया गया था। ऐसी स्थिति में उसकी दिमागी हालत इस लायक नहीं होगी कि वो अपनी इच्छा से होशो हवास में बयान दे सके। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट मृत्युकालिक कथन को नहीं मानता। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कही जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट ने इस तथ्य को नज़रअंदाज किया कि जब तक आरोपी के दोष सिद्ध न किया जाए तब तक वह निर्दोष होता है। इस नियम की भी अनदेखी की गई हाई कोर्ट के द्वारा। केस में तो डबल तथ्य थे। एक तो यह तथ्य था कि जब तक दोष सिद्ध न किया जाए तब तक वह निर्दोष है, और दूसरा यह कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसे निर्दोष करार दिया गया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किया जाता है और सारे साक्ष्य देखने के बाद कहता है कि इस केस में दो निर्णय संभव है। एक, या तो छोड़ दिया जाए, और एक दृष्टिकोण कहता है सजा कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में कोर्ट को अभियुक्त के फेवर वाला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई जजमेंटों में कहा जा चुका है। जहां दो निर्णय संभव हो तो अभियुक्त वाला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कोर्ट को। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मृत्युकालीन कथन को विश्वसनीय नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट यह पाता है कि महिला की दिमागी हालत मृत्युकालीन कथन देने लायक नहीं थी, लिहाजा यह शंकापूर्ण है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए और ट्रायल कोर्ट के फैसले को पुनर्स्थापित करते हुए सभी आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोष मुक्त कर दिया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है दोस्तों उन लोगों के लिए जो इस तरह के केसों में फंसे हुए हैं। अगर आपका भी केस इस फैक्ट से मिलता जुलता है तो यह जजमेंट आपके बहुत ही काम का है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।